जो इमीडिएट प्रॉब्लम आपको आना शुरू होती है वो सर्जरी से रिलेटेड होती है, यानी कि अगर आपकी सर्जरी हुई है और उसके बाद आपको उसकी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो सकती हैं। किसी को ब्लीडिंग होती है, किसी को स्पॉटिंग होती है। अस्सलाम वालेकुम। हमें अपनी बॉडी की कैसे केयर करनी चाहिए जब कोई भी मेजर सर्जरी हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब यूट्रस रिमूवल की सर्जरी होती है, यानी किसी भी रीज़न की वजह से किसी भी एज ग्रुप में अगर आपकी बच्चेदानी को रिमूव कर दिया जाता है तो उस वक्त हमें अपनी बॉडी की केयर किस तरीके से करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ दफ़ा बड़ी यंग एज के ऊपर भी किसी ना किसी वजह से यूट्रस रिमूव कर दिया जाता है, जैसे कि होती है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, यानी जिसमें आवल नीचे की शिकायत होती है, एक्रीटा या इनक्रीटा प्लेसेंटा की इश्यूज आ रहे होते हैं, तो उस वक्त ये होता है कि सिजेरियन के दौरान ही जो है वो बच्चेदानी रिमूव कर दी जाती है। ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन होती है डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। इसमें बहुत ज़्यादा खून बह जाता है और पेशेंट बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करता है। ये काफ़ी मसले वाली कंडीशन होती है जिसमें एमरजेंसी में यूट्रस को मरीज़ा की जान बचाने के लिए सेव किया जाता है और ये इंतहाई ज़रूरी होती है उस टाइम के हिसाब से। लेकिन बाद में ये पेशेंट के लिए जो है रिकवरी जो है वो बहुत स्लो हो जाती है, चूँकि बहुत सारा ब्लड ज़ाया होता है इसके अंदर। और दूसरी वो कंडीशंस होती हैं जिसमें कि यूट्रस को या बच्चेदानी को इसलिए रिमूव किया जाता है जिसमें जैसे कि कोई रसौली होती है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, यानी ये प्लान्ड हिस्टेरेक्टमी होती है जिसमें आप प्लान करते हैं कि अच्छा अब चूँकि दवाइयों से रिस्पांस नहीं आ रहा और पेशेंट ठीक नहीं हो रही है, तो आप जो एक पक्का इलाज करने के लिए, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए आप यूट्रस को रिमूव कर देते हैं ताकि एक पेशेंट जो है उसकी अब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। तीसरी वो कंडीशंस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं जोड़ों वाली रसौली थी या कैंसर्स था जिसकी वजह से यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, ये भी अगेन एक मुश्किल सिचुएशन होती है। इसमें भी रिकवरी जो है वो स्लो होती है। इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपने टाइमली अगर डिसाइड कर लिया है और टाइमली अगर जड़ों वाली रसौली को रिमूव कर दिया है तो भी इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। अब हम एक जनरल बात करेंगे कि जब यूट्रस रिमूव हो जाता है, ये बच्चेदानी बॉडी के अंदर से रिमूव हो जाती है तो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इसमें दूसरी जो अहम बात है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चेदानी रिमूव होने की, जिस उस पेशेंट के अंदर अभी उसकी अंडेदानियाँ जो हैं वो मौजूद हैं, यानी सिर्फ यूट्रस रिमूव हुआ है और ओवरीज रिमूव नहीं हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली यंग खवातीन के लिए, यानी जो अभी अपनी 40s में है, 30s में है, यंग हैं, अभी 50 को क्रॉस नहीं किया या 50 के लगभग नहीं है, और उनमें हमने सिर्फ यूट्रस को रिमूव करते हैं और कभी भी ओवरीज को रिमूव मत कराइए। अगर आप ओवरीज ओवरीज को बचा लेते हैं और सिर्फ यूट्रस रिमूव करते हैं तो फिर कोई लंबे साइड इफ़ेक्ट्स इस पेशेंट्स के अंदर नहीं आते हैं। जो भी साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो टेम्परेरी आते हैं। अब हम उन पे बात कर लेते हैं। जो इमीडिएट प्रॉब्लम आपको आना शुरू होती है वो सर्जरी से रिलेटेड होती है, यानी कि अगर आपकी सर्जरी हुई है और उसके बाद आपको उसकी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो सकती हैं। किसी को ब्लीडिंग होती है, किसी को स्पॉटिंग होती है, किसी को गंदा पानी आ सकता है, डिस्चार्ज आ सकता है जो कि इन्फेक्शन को शो कर सकता है। कभी कभी वजाइना से डिस्चार्ज आ सकता है जिसको लोग कंफ्यूज करते हैं कि शायद ये उनको इन्फेक्शन हो गई है। ठीक है, सो ये चीज़ आपने जो है वो देखनी है कि ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि यूट्रस रिमूवल के बाद पेशेंट जो है वो फील कर रहा होता है। वीकनेस के अलावा विद टाइम जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर उसके अलावा बच्चेदानी रिमूव कहाँ से हुई है, पेट के जरिए हुई है या वजाइना के थ्रू हुई है, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके अंदर वहाँ पे स्टिचेस लगे होते हैं और वहाँ पे पेशेंट को दर्द की शिकायत होती है। अगर पेशेंट की प्रॉब्लम ऐसी थी कि बच्चेदानी नीचे की तरफ आती थी या कह लें कि बच्चेदानी की छत कमज़ोर थी, और अगर वो उसके अंदर अभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि कोई खांसी की शिकायत उसको रहती है या कब्ज़ की शिकायत रहती है या वो बहुत ज़्यादा वज़न उठाता है, ऐसी सूरत हाल में जो बच्चेदानी की छत है वो जब बच्चेदानी निकल जाती है तो वो कमज़ोर होती है। ठीक है, वो नीचे आने की शिकायत उसको हो सकती है। वो
वो ऐसी सूरत हाल में भी होती है जहाँ पर जो सर्जरी करने वाले हैं उन्होंने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं ली हैं, उसको प्रॉपर तरीके से टांके नहीं लगाए हैं, या फिर वो ऐसी सूरत हाल में भी हो सकती है हर वक्त का जो इंक्रीज प्रेशर है जो कि खांसी की वजह या कब्ज की वजह से होता है कि बच्चेदानी का जो कह लें कि जो छत है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है और औरत को नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा उसकी वजह से प्रेशर्स फील होना शुरू हो जाते हैं। इसको वॉल्ट प्रोलैप्स कहते हैं और ये वो प्रॉब्लम होती है जिसके लिए उसको दोबारा से सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका ऑपरेशन सिर्फ बच्चेदानी का हुआ है और अंडेदानी अभी रिमूव नहीं हुई है और आपकी यंग एज है तो लॉन्ग टर्म इसके ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, यानी लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ को ये इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर ये कि अगर उस वक्त सर्जरी के दौरान अंडेदानी में भी सिस्ट थे, कोई रसौली थी और वो रिमूव कर दी गई है तो लॉन्ग टर्म इसके इफ़ेक्ट्स आते हैं, फिर इसमें लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आती हैं। उस पर हम किसी दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा बात करेंगे कि अगर हम अंडेदानी भी रिमूव कर देते हैं तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट पे आना शुरू होते हैं। हाँ, खाली बच्चेदानी अगर रिमूव की है किसी जेन्युइन रीज़न के ऊपर की है तो फिर उसके इतने लंबे चौड़े साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। जो बच्चेदानी के रिमूवल के वक्त वो कोई रसौली जड़ों वाली थी या कोई प्रॉब्लम थी तो उसके बाद इसको फर्दर जो है मज़ीद के लिए इलाज की ज़रूरत होती है और वो उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट के ऊपर होती है। यहाँ पे मैं एक मैसेज और भी देना चाहूँगी, प्लीज़ जब भी कभी आप बच्चेदानी की सर्जरी करवाते हैं या अंडेदानी की सर्जरी करवाते हैं तो बायोप्सी ज़रूर करवाइए, यानी उसकी टेस्ट ज़रूर करवाइए देखने के लिए कि उसमें कोई ख़तरे की बात तो नहीं थी, यानी उसको मज़ीद किसी इलाज की ज़रूरत तो नहीं थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिए।